हेलो। नेटवर्क सही हुआ जी? एप्लीकेशन का हो गया? चलिए। हेलो 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 हेलो। चलिए आ जाइए। देखिए, जैसे अभी तक हर चीज खत्म हुआ है, सब चीज खत्म होगा, जितना बात बोले हैं सब होगा। ठीक है? आ जाइए। आज पूरा प्रयास करेंगे प्राचीन खत्म कर देने का। अभी प्राचीन का क्लास प्रारंभ हो रहा है। अभी मेरे प्राचीन के क्लास लेने के ठीक बाद मैथ वाले सर आएंगे, और मैथ वाले सर का जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद ठीक बाद फिर हम आएंगे। छुट्टी नहीं होगा। मान लिया जाए कि अभी से हम 1:30 पौने 2 बजे तक या 2 बजे तक क्लास लेंगे, तो उसके बाद मैथ वाले सर 1-1.5 घंटा तो लेंगे ही, लगभग 3 बजे तक। उसके बाद फिर से मेरा क्लास होगा 3 से 5। उसमें प्रयास करेंगे जितना प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रश्न समाप्त हो पाता है ठीक है, नहीं तो फिर रात में 10:30 बजे से भिड़ेंगे, और फिर जो भी टाइम लगे उसमें प्राचीन खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ जैसे स्टैटिक में दिवस याद करवा दिए हैं, महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय भी याद करवा देंगे, महत्वपूर्ण साहित्य याद करवा देंगे। स्टैटिक के अंतर्गत ये सब आता है, और स्टैटिक के अंतर्गत जो है ये सब देखेंगे हम लोग। और इसके बाद ज्योग्राफी में 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन बाकी है, ये बात मेरे ध्यान में है, ऐसा नहीं कि हम भूल गए, भूले नहीं है, मेरे ध्यान में है। लेकिन इतिहास बड़ा सेगमेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको पहले डील कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। समझ गए? तो आज क्लास होगा, और साथ ही साथ जो है कल दोपहर में क्लास होगा, और कल दोपहर में क्लास लेकर के जो है आपको विदा कर देंगे। उसके बाद जिनका 1 तारीख को परीक्षा है वो अपना घर निकल जाएंगे, उनको रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि आप रिवीजन करते रहिए। लेकिन जिनका 7 को परीक्षा है, 15 को परीक्षा है, उनको रिवीजन करने का मौका मिला है, तो वो अपना रिवीजन करेंगे घर पे बैठ करके, कहीं भी बैठ करके जो है आप अपना रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको पहले भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं, 1 तारीख को जब परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद अगर ऐसा कुछ लगा, ऐसे लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 1 तारीख के परीक्षा के बाद लगा कि नहीं कुछ चीज़ जो है विद्यार्थी को, 7 वाले विद्यार्थी को जानना जरूरी है, वो सूचना दे देंगे, टेलीग्राम पर PDF भेज देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, ताकि जो है देखिए लोग चीज़ों से सीखता है। समझ गए? तो ये चीज़ है, ऐसे कल क्लास खत्म हो जाएगा। समझ गए? जरूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं देखा जाएगा। PDF भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, और टेलीग्राम को दिन में कम से कम 1 बार, इन्हें दिन में 72 बार अब टेलीग्राम में देख रहे हैं ना, दिन में कम से कम 1 बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपके ज़रूरत के मुताबिक अगर कुछ भेजा गया है तो उसको निकाल के पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत के मुताबिक नहीं भेजा गया तो उसको निकाल के नहीं पढ़ना है। तो आ जाइए, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड, निग्रोयड, पेलियो, मेडिटेरियन, काकेसायड, कांगो बेसिन के पिग्मी। देखिए, भारत की जनसंख्या के बनावट में कांगो बेसिन के पिग्मी नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं देखने को मिलता है। आंसर आपको इसका डी हो जाएगा। एकदम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस दे दिए हैं, लेकिन याद रखने की जरूरत है नहीं।
सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? जर्मन इतिहास को जाता है, नहीं बल्कि जर्मन इतिहासकार को जाता है। देखिए, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, ये 3 भागों में भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया है। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया है। ऑप्शन ए में देखेंगे क्रिस्टोफर सेलियरस है, ऑप्शन बी में देखेंगे क्रिस्टोफ सेलियरस है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस। वो भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा महत्व इस प्रश्न का है। ठीक है, थोड़ा सा महत्व जो है इस प्रश्न का है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में गौर करेंगे आप, जिस प्रश्न में थोड़ा सा टिक मरवाएंगे उसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। जैसे दिवस में याद करवाने के लिए तो पूरा करवाए हैं, लेकिन कुछ में हम आपको टिक मरवाए हैं कि फलना फलना दिवस जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो जो फलना फलना दिवस महत्वपूर्ण है उसको जरूर याद रखिएगा। ऐसे अगर पॉसिबल है तो सब याद रख लीजिएगा। समझ गए? तो ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आंसर को जानते हैं। भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत नहीं है? देखिए, भारतीय इतिहास को जानने का 4 स्रोत है। धर्म ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों का विवरण है, पुरातात्विक स्रोत है और फिर ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देता है। धर्म ग्रंथ जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक ग्रंथ हो गया, ये सब भारतीय इतिहास के विषय में बताता है। फिर विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्री, फाहियान जैसे विदेशी यात्री जो भारत आए, उन्होंने अपने समय के भारत के विषय में लिखा, उससे हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें इतिहास के विषय में बताता है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, भारतीय इतिहास के विषय में बताता है। कल्हण का राजतरंगिणी हो गया, भारतीय इतिहास के विषय में बताता है। ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ है और ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हमें भारतीय इतिहास के विषय में बताता है। फिर आपको पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है, भवन आता है, स्मारक आता है। ये सब भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में बतलाता है। लेकिन अगर बात करें समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत, ये हमें भारतीय इतिहास के विषय में नहीं बतलाता है। समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत भारतीय इतिहास के विषय में ये हमें नहीं बतलाता है। तो जो ये है, ये भारतीय इतिहास के जानने के 4 प्रमुख स्रोत में शामिल नहीं है। ये जो प्रश्न है एकदम अनइम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्व नहीं है इस प्रश्न का, नहीं याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एगो बात बताते हैं, सुनिए। जैसे कुछ चीज इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक लय बनाने के लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सके प्रश्न, इसको लेकर के जो है कुछ प्रश्न डाल दिया जाता है। समझ गए? तो आप हंसने लगे कि जब इंपोर्टेंट है ये नहीं है तो काहे दे दिए। तो इंपोर्टेंट है ये नहीं है, मान लिया जाए कि आप सब्जी बनाकर खाते हैं, सब्जी में आप नमक दे दिए, हल्दी दे दिए, मिर्च दे दिए, आराम से खा सकते हैं। लेकिन उसमें अगर धनिया पाउडर चल जाए, उसमें अगर गरम मसाला चल जाए तो सब्जी और टेस्टी हो जाता है। तो बिना धनिया पाउडर, बिना गरम मसाला का भी सब्जी ठीके लगता है। समझ गए? तो वही थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए जो है कुछ प्रश्न नोट में डाल दिया जाता है। बिना गरम मसाला और बिना धनिया पाउडर के भी सब्जी खाया जा सकता है, लेकिन और अधिक टेस्टी बनाने के लिए डाल दिया जाता है। वही बात है, समझे? और कोई खास बात नहीं है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद
भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? देखिए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिक या नया वेद अथर्ववेद। सबसे आधुनिक या नया वेद अथर्ववेद। और जो वेद है, वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेद का संकलनकर्ता माना जाता है या वेद का रचयिता माना जाता है। और वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया। वेद संस्कृत भाषा में वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और जो वेद है यह वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है। पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है। यह संदेश जो है आपको वेद देता है। और ध्यान रहे, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इसमें से वेदत्रयी में, वेदत्रयी में, वेदत्रयी मतलब 3 पवित्र वेद, 3 पवित्र वेद में अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद के अलावा अन्य सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 पवित्र वेद या वेदत्रयी में आता है। 3 पवित्र वेद या वेदत्रयी में जो है आता है। और अथर्ववेद 3 पवित्र वेद में इसलिए नहीं आता है क्योंकि अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। लेकिन वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में सिर्फ आर्य की चर्चा है, इसलिए ये तीनों पवित्र वेद में आते हैं। और अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है, जिस वजह से ये पवित्र वेद में नहीं आता है। समझ गए? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। तो ये तो ठीक है, आंसर हो जाएगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। समझ गए? इसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो बताइए, भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। फुल स्टॉप। अथर्ववेद, नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद वेदत्रयी, अथर्ववेद वेदत्रयी यानी 3 पवित्र वेद में नहीं आता है। अथर्ववेद वेदत्रयी यानी 3 पवित्र वेद में नहीं आता है। इसके अलावे अन्य सभी वेद आते हैं। इसके अलावे अन्य सभी वेद आते हैं। चलिए आगे आ जाइए। नीचे से एक पॉइंट और लिखिए। वेद वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। वेद वसुदेव
वेद वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। इसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। वेद वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। आगे, निम्नलिखित में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? देखिए, चारों वेदों को संयुक्त रूप से कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता कहा जाता है। तो चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद की अगर आप बात करेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। समझ गए? याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। तो बता दीजिए आप हमको, ऋग्वेद में कितना मंडल है? कितना मंडल है? कितना सूक्त है? कितना ऋचा है? क्लियर है? अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। निम्नलिखित में ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की अगर आप बात करेंगे तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। फिर आपको यजुर्वेद है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को अर्धव्यु कहा जाता है। अर्धव्यु कहा जाता है। फिर आपको सामवेद है। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उदात्री या उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। ये जो है परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, किस वेद को पढ़ने वाले किस ऋषि को क्या कहा जाता है? परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो इसको आप निश्चित तौर पर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आप यहां पर देख करके बता सकते हैं कि निम्नलिखित में ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपको होत्री। क्या हो जाएगा उत्तर? होत्री। लगे हाथ जो है इसको आप लिख लीजिए और साथ ही साथ हम आपको याद भी करवा देंगे। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाए? ऋग्वेद के पाठकर्ता को, यजुर्वेद के पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता, सामवेद के पाठकर्ता, सामवेद के पाठकर्ता को, अथर्ववेद के पाठकर्ता को, अथर्ववेद के पाठकर्ता को। चलिए आगे आ जाइएगा। देखिए, सुनिएगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद के विषय में आप जानिए। देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल में से एगो तीसरा मंडल है और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आप जो पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र है यह। और इस गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने किया है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। फिर ऋग्वेद का चौथा मंडल है। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें कृषि संबंधी उल्लेख की चर्चा है। कृषि, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी उल्लेख की चर्चा है। फिर ऋग्वेद में 7वां मंडल है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, यह मंडल भगवान विष्णु को समर्पित है।
फिर ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है सोम देवता को समर्पित है। याद रखिएगा, परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, या इसी को ऐसे भी पूछा जाता है सोम देवता कहिए या वनस्पति का देवता कहिए, दोनों बात बराबर है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता या वनस्पति के देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता या वनस्पति के देवता को जो है समर्पित है। फिर ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल की अगर आप बात करेंगे तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह ब्रह्मा को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही इस बात का विवरण है कि परम पिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का काम होता है अध्ययन और अध्यापन करना। और आगे चलकर ऋग्वेद का 10वां मंडल ही इस बात का विवरण देता है कि भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, और क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन करना होता है। जांग से वैश्य की उत्पत्ति, वैश्य का काम कृषि और पशुपालन करना होता है। और पैर से शूद्र की उत्पत्ति, और शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना होता है। और ध्यान रखें आप कि जो शूद्र है, शूद्र शब्द का प्रयोग पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। शूद्र शब्द का प्रयोग पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। यह भी परीक्षा का बड़ी फेवरेट प्रश्न है कि शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम देखने को मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। और जो वेद है यह हमें वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के विषय में बताता है। और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग हैं। तो जो आर्य है, आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के विषय में हमें वेद बतलाता है, वेद बतलाता है। और उसमें भी ऋग्वेद, ऋग्वेदिक समाज के आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के विषय में बतलाने का हमें काम करता है। तो अब आ जाइए देखते हैं इसको। निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, सही बात है। इसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। हाँ, सही बात है। इस प्रश्न में जो 2 नंबर स्टेटमेंट है बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। आप पूर्वावलोकन या घटना चक्र देखिएगा तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता या वनस्पति के देवता को समर्पित है, 2, 3, 4 बार यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग परीक्षा में। तो यह जो स्टेटमेंट है इसका बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? हाँ, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। सही है, महत्वपूर्ण है। इसका 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। हाँ, यह बात उल्लेख है, यह बात महत्वपूर्ण है, सॉरी, यह बात महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो एक बात बताइएगा, यहां पर 2 बात महत्वपूर्ण है। एक बात यह, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन मंडल में? हाँ, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वा। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? क्लियर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्गों को आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाया गया। हाँ, परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। एकदम सही है, यह भी स्टेटमेंट सही है, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, क्लास फ्री है ना जी? फ्री है ना क्लास? हाँ, ठीक। लिखिएगा,
सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। फुल स्टॉप। याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? देखिए, ऋग्वेद में अधन्या या अधन्य शब्द गाय के लिए आया है, और अधन्य का अर्थ होता है या अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु। ऋग्वेदिक काल में गाय को नहीं मारने की प्रथा प्रचलित थी। अगर कोई व्यक्ति किसी गाय की हत्या कर देता था तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। उस समय अगर आप किसी मानव की हत्या करते थे तो राजा को 100 गाय दे करके आप माफी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अगर आप किसी गाय की हत्या कर देते थे तो राजा आपको फांसी पर लटका देता था। उस समय गौधन ही सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था, और उस समय सबसे ज्यादा लड़ाई अगर हुआ है, सबसे ज्यादा युद्ध अगर हुआ है तो गाय को लेकर हुआ है। और युद्धों में एक प्रसिद्ध युद्ध है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ है। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई है। यही कारण है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। समझ गए? तो इसको भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। समझ गए? तो ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? ऋग्वेदिक काल में युद्ध जो होता था किस चीज को लेकर होता? किस चीज को लेकर? दशराग युद्ध कौन नदी के तट पर हुआ? बड़ी परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है ये भी। नीचे से लिखिएगा, दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ है। दशराग युद्ध दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ है। दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ है। दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ है। दशराग युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ है। तो बताइएगा, दशराग युद्ध कौन नदी के तट पर हुआ? हाँ, दशराग युद्ध कौन नदी के तट पर? परुष्णी या विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित हुई है 1904 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई है? 1904। देखिए, इस प्रश्न में जो है ना, गौर से सुनिएगा, किस बात को याद रखना जरूरी है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण है समझिएगा। भारत का इतिहास ब्रिटिशों ने लिखा है। ब्रिटिश विद्वानों में जो विंसेंट आर्थर स्मिथ था, उन्होंने ही भारत के इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध तरीका से लिखा है। और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत के इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीका से अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से लिखा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से लिखा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से लिखा है। तो यहां पर जो बात परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है वह यह है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ, VA स्मिथ। ये बात याद रखना जरूरी है।
कब प्रकाशित हुआ है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है ये बात याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो बता दीजिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण ना है, आंसर बता दे रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण ना है, समझ गए? विंसेंट आर्थर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक की 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। हाँ देखिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ यूरोपीय था, सिकंदर यूरोपीय था, तो सिकंदर को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, सही बात है। इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, हाँ ये भी सही बात है। इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था, यह भी सही बात है। इस पुस्तक को मैग्नम पब्लिशिंग हाउस ने छापा नहीं, इस पुस्तक को जो है एटलांटिक पब्लिशिंग हाउस ने छापा, यह स्टेटमेंट गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सत्य है? 1 2 3 सत्य है, 4 असत्य है। 1 2 3 सत्य है, 4 असत्य है। प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखने का जरूरत नहीं, हम तो कहते हैं ऐसे काट लीजिए आप, कोई दिक्कत ना है। दे दिए हैं वो अलग बात है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन किस प्राचीनतम वेद से प्राप्त होता है? देखिए, भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, उसमें एक वामन अवतार मतलब समझते हैं, यानी छोटा, कद में छोटा व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं और मात्र अपने 3 पगों में पूरे संसार को नाप दिए। इस बात की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? ऋग्वेद में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है, लेकिन आपके पुलिस परीक्षा में पूछ दे ऐसा हमको नहीं लगता है, समझ गए? ऋग्वेद। निम्नलिखित में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है? ऋग्वेद के 250 मंत्र इंद्र को समर्पित है और 200 मंत्र अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे और दूसरे सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि हुआ करते थे। इंद्र वर्षा का देवता माना जाता था, अग्नि मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता माना जाता था। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए भवन चक्षु, 7 जिह्वा, जाति वेदस जैसे शब्द आए हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को ही समर्पित है। वही ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है, पुरंदर शब्द आया है, रथेष्ट आया है, सोम्पा आया है, ये सब शब्द इंद्र के लिए ऋग्वेद में आया है। इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र, समझ गए? तो ऋग्वेद में कितने मंत्र इंद्र देवता को समर्पित है? अग्नि को नीचे से एक लाइन लिखिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है?
यज्ञ के नियम और विधि विधान की जानकारी प्राप्त होती है यजुर्वेद से। कौन वेद से? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से याद रख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने योग्य प्रश्न है। तो किस ग्रंथ में यज्ञों के नियम और विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती? किसमें? किस ग्रंथ में यज्ञों के नियम और विधि विधानों की जानकारी प्राप्त? किसमें? सामवेद से संबंधित कथनों पर जो है विचार कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, वेद का अर्थ होता है जानना। सामवेद में ही भारतीय संगीत के जो 7 मूल स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर है, देखिए जैसे अंग्रेजी में 26 गो लेटर है, ए से लेकर जेड तक। कोई भी वर्ड अगर क्रिएट करना है तो उसी 26 में से आएगा, कोई भी वर्ड। उसी प्रकार से संगीत के 7 मूल स्वर है, सारे गामा पाधा नी, समझ गए? कोई भी संगीत बनाना है, यही 7 शब्द का प्रयोग मूल तौर पर होता है। और संगीत के 7 मूल स्वर की चर्चा सामवेद में देखने को मिलती है, जिस वजह से सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में 1810 सूक्त है, लेकिन उसमें से अधिकतर सूक्त ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद एक ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद एक ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है। यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वह यह है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? और परीक्षा के लिहाज से जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि कौन ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। कौन है? इतना याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। अब आइए आंसर ढूंढते हैं। सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए। हाँ, अधिकतर सूक्त ऋग्वेद से ही लिए गए, सही है। इसके पाठकर्ता को दात्री कहते हैं, हाँ सही है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, हाँ सही है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, हाँ सही बात है। और जो है ये जो स्टेटमेंट है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, समझ गए? तो उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ना जाए। ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र हैं? अथर्ववेद में 731 मंत्र और 6000 पद हैं। 731 मंत्र और 6000 पद हैं। किस वेद से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, प्रायश्चित, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह एवं प्रणय गीता, औषधि, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस सब की चर्चा अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद के अंतर्गत पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया? देखिए, जैसे वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वैसे यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो वो है आपको कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद
सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नवीन यानी सबसे आधुनिक यानी सबसे नया वेद अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा बी। देखिए सामान्य तौर पर जो वेद है वह पद में लिखा गया है यानी कविता में लिखा गया है, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। और ध्यान रहे आपको, यजुर्वेद में भी जो कृष्ण यजुर्वेद है वो स्पेशली गद और पद दोनों में लिखा गया है। समझ गए? तो याद रखिएगा इस बात को भी। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। अब निम्नलिखित में सही क्रम का चयन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, भारत के सभी धार्मिक ग्रंथों में, भारत में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, भारत के सभी धार्मिक ग्रंथों में, भारत के सभी धार्मिक ग्रंथों में जो सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वह वेद है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। वेदों को भली भांति समझने के लिए ही वेदों के ऊपर ही ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदों के ऊपर ही ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। फिर अरण्यक साहित्य लिखे गए हैं और फिर उपनिषद लिखे गए हैं। उपनिषद लिखे गए हैं। तो सबसे पहले वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों को ही सम्मिलित रूप से, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों के ऊपर ही ब्राह्मण ग्रंथ, फिर वेदों के ऊपर ही अरण्यक साहित्य और वेदों के ऊपर ही उपनिषद भी लिखा गया है समझने के लिए। ये क्रम है इसका। सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद लिखा गया है। क्लियर है ये बात? आप इसको याद रखिएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? बी होगा? होगा। तो आइए तो याद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है हो? क्लियर है? आगे देखिए, अभी तुरंत हमने आपको बोला है वेद, वेदों को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। सामवेद के ऊपर पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। और अथर्ववेद के ऊपर गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। और ध्यान रहे, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा, सबसे प्रमाणिक और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद दूसरा अगर कोई सबसे अधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है तो वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा।
आइए 1 सेकंड में याद करते हैं। ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण, ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण, यजुर्वेद के ऊपर कौन सा, यजुर्वेद के ऊपर कौन सा, सामवेद के ऊपर कौन सा, सामवेद के ऊपर कौन सा, अथर्ववेद के ऊपर कौन, अथर्ववेद के ऊपर। निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं? ऐतरेय में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशेष तौर पर राज्याभिषेक के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है। राजाओं का जो राज्याभिषेक होता है, होता था, सॉरी, राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था उस विषय में जानकारी देने वाला ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो राजाओं के राज्याभिषेक के विषय में जानकारी देने वाला साहित्य है आपको ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। अरे क्लास का कुछ है कि नहीं, कि ऐसे ये जब मन हुआ मुंह उठा के आ गए, उठा के पटक देंगे हम अभी तुरंत, मुंह कान भसक जाएगा। जब मन हुआ मुंह उठा के आ गए, है क्या है, सिनेमा हॉल है का? आगे, किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, केकय, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नामों का उल्लेख है? इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। किसमें है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है? शतपथ। शतपथ बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बताइए, वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त, किसको प्राप्त है? शतपथ। चलिए, उपनिषदों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उपनिषद, उपनिषद की अगर आप बात करेंगे तो उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है निकट, निकट, और निषद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। 108, जिसमें 13 प्रमाणिक उपनिषद है और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। जो उपनिषद है यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, दर्शन पर आधारित पुस्तक है आपको उपनिषद, समझ गए? कुछ उपनिषद महत्वपूर्ण है, जैसे कि कठोपनिषद, उसमें यम नचिकेता संवाद की चर्चा है। जबालोपनिषद, उसमें 4 आश्रम की चर्चा है। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। वैदिक काल में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष होता था। जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष सन्यासी आश्रम, सन्यासी आश्रम होता था। तो 4 आश्रम की जानकारी हमें जबालोपनिषद से मिलती है, जबालोपनिषद से मिलती है। फिर सत्यम शिवम सुंदरम शब्द की अगर आप बात करेंगे तो श्वेता स्वरूपनिषद में इसका चर्चा है। तो अलग अलग उपनिषद में अलग अलग चीजों की चर्चा है। और उपनिषद से संबंधित जो ये 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें एकाध गो स्टेटमेंट परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखना है, जो नहीं है उसको याद नहीं रखना है। तो आइए देखते हैं कौन महत्वपूर्ण है या कौन नहीं है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया। हाँ, सही बात है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि का वर्णन है। हाँ, जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। हाँ, इन स्टेटमेंटों में ये जो स्टेटमेंट है परीक्षा के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है वैदिक काल में लोगों के जीवन को जो 4 आश्रम में बांटा गया था उस विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो उस विषय में जानकारी प्राप्त होती है जबालोपनिषद से। उपनिषदों को वर्तमान भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत माना जाता है ना।
वर्तमान भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, न कि उपनिषद को माना जाता है, तो ये गलत है। 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर गलत है। आंसर हो जाएगा बी। नीचे से एक लाइन लिखिएगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकट बैठकर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, उसी में उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, 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 इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अब नीचे से 1-2 पॉइंट और लिखिए। यम नचिकेता संवाद का विवरण कठोपनिषद में है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। 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 फुल स्टॉप। चलिए आइए याद करते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बैठकर। यम नचिकेता संवाद का विवरण किसमें है? सत्यमेव जयते। 4 आश्रम। आगे, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? देखिए, जैसे वेद की संख्या 4, वैसे ही वेदांग की संख्या 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, यही 6 वेदांग है। शिक्षा कल्प है, निरुक्त छंद है, व्याकरण ज्योतिष है। कौन नहीं है? संहिता और मैत्रेयी, ये नहीं है। वेदांग की संख्या 6
और 6 वेदांग में शामिल है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। नहीं है संहिता और मैत्रेयी। याद रखिएगा तो बताइएगा। वेदांग की कुल संख्या, वेदांग की कुल संख्या कौन कौन है? नेक्स्ट, यहां पर थोड़ा सुधार कीजिएगा। धर्म सूत्र के आगे लगा लीजिए गौतम धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के आगे लगा लीजिएगा गौतम धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के आगे लगाइएगा गौतम धर्म सूत्र। चलिए आ जाइए। ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। इनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। हाँ सही बात है। सूत्र के लेखकों में वशिष्ठ, आपस्तम, गौतम बोधायन इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हाँ सही बात है। स्रोत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडीय इत्यादि की जानकारी प्राप्त। हाँ सही बात है। सूत्र साहित्य वर्तमान में भारतीय समाज की रूपरेखा तैयार किया है। नहीं। 1, 2, 3 सत्य है, 4 असत्य है। आंसर सी हो जाएगा। एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना जरूरत ना है। आगे इसमें जो है कुछ चीज महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं, जो नहीं है उसको नहीं देखेंगे। पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीका से पहली बार पुराणों में ही लिखा गया है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। और जो पुराण है, पुराण के रचयिता है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा। तो यहां पर दो तीन बात याद रखना जरूरी है। पहली बात यह, भारतीय इतिहासों का सर्वप्रथम क्रमबद्ध विवरण कहां देखने को मिल? पुराण में। कहां? भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध विवरण कहां देखने को मिल? कहां देखने को मिल? दूसरी बात, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 कितनी है? 18 है। इसके बाद तीसरी बात, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा। इसके बाद सबसे प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण। इतना बात याद रखना जरूरी है। आइए, पुराणों की संख्या 18 है तथा इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा। दुग्धसर्वा न उग्रसर्वा, उग्र कर लीजिए। उग्रसर्वा को माना जाता है। हाँ, पुराणों मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्रह्मण तथा भागवत पुराणों से राजवंशों की वंश प्रणाली प्राप्त हुई। हाँ, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है। हाँ, स्त्री तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु पुराण पाठ को सुन सकते थे। हाँ, अग्नि पुराण से राजतंत्र तथा कृषि संबंधित विवरण प्राप्त होता है। हाँ, सभी कथन सत्य है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा नंबर पॉइंट है और जो पहला नंबर पॉइंट है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये दोनों याद रखिएगा। तीसरा नंबर और पहला नंबर, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये दोनों याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथानकों के साथ वर्णित है? कथा वस्तु। कौन है? कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथानकों के साथ वर्णित? कौन है? निम्नलिखित में से किससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कल्प। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? चलिए, अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को ही चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य तक्षशिला का रहने वाला था। कौटिल्य
चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र को लिखा है? अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ है। और जो अर्थशास्त्र है यह हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्हीं के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हुआ करता था, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और अर्थशास्त्र का अनुवाद जो है आपको अनुवादक के तौर पर याद किया जाता है साम शास्त्री को। यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो 3-4 स्टेटमेंट है, इसमें से जो 2 स्टेटमेंट है ये दोनों महत्वपूर्ण है, बाद बाकी पहला और चौथा महत्वपूर्ण है नहीं। मूलतः याद रखना है 2 और 3 को। अगर हम बात करें पहला नंबर स्टेटमेंट की, तो अर्थशास्त्र के अनुवादक साम शास्त्री है, हाँ सही बात है। इस पुस्तक के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त है, हाँ उसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। यह पुस्तक 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभाजित है, हाँ सही बात है। इस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, हाँ यह भी सही बात है। कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, आंसर डी होगा। लेकिन याद कर लेते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक कितने अधिकरण में बटा? कितने अधिकरण, कितने प्रकरण, कितने प्रकरण? आगे आ जाइए। निम्नलिखित में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष के शासकों का इतिहास? देखिए कल्हण का जो राजतरंगिणी है इसमें टोटल 8 तरंग है और यह हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में बताता है। कश्मीर के इतिहास के विषय में बताता है। और कश्मीर में कारकोट, उत्पल, लोहार, ये जो 3 राजवंश शासन किया था, इस विषय में जानकारी हमें राजतरंगिणी का कल्हण देता है, जो मूलतः 8 तरंग में बटा हुआ है, जो मूलतः 8 तरंग में बटा हुआ है। तो नीचे से लिखिएगा, राजतरंगिणी 8 तरंग में बटा हुआ है। राजतरंगिणी 8 तरंग में बटा हुआ है। यही साहित्य हमें यह जानकारी देता है कि कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने शासन किया। कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने शासन किया। और ध्यान रहे यहां पर एक बात और, कश्मीर में सबसे पहले कारकोट वंश ने शासन किया, फिर उत्पल वंश ने शासन किया और फिर लोहार वंश ने शासन किया। ये इसका क्रम भी है। कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो अगर क्रम पूछा जाए तो कारकोट, उत्पल और लोहार हो जाएगा। कारकोट, उत्पल और क्लियर है ये बात? याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा का लेखक कौन है? देखिए अरबी मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीता। अरबी मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीता। इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है और इसके रचयिता है अली अहमद। कौन है? अली अहमद। समझ गए? तो अरबों के सिंध विजय वृत्तांत, सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा का लेखक कौन है?
संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यों से पूर्व तथा मौर्य काल। देखिए जो अष्टाध्यायी है यह व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। जो अष्टाध्यायी है यह व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसकी रचना पाणिनि ने किया है। इससे हमें मौर्य वंश तथा मौर्यों से पूर्व के राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो एक बात बताइएगा, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी। कात्यायन कृत गार्गी संहिता में किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है? ज्योतिष तथा यवन आक्रमण। ज्योतिष तथा यवन आक्रमण महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका की रचना की है। टॉलमी, इन्होंने भारत के भूगोल की रचना की है। पिलिनी, नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है। मेगास्थनीज, इंडिका की रचना किया है। यह सब बात याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ गए? तो बता दीजिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के रचयिता, हिस्टोरिका के रचयिता, भारत के भूगोल के रचयिता, भारत के भूगोल के रचयिता, भारत के भूगोल के रचयिता, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, इंडिका। निम्नलिखित में से मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था? डायनोसियस। कौन था? डायनोसियस। चीनी यात्री फाहियान से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? चीनी यात्री फाहियान, फाहियान जो है गुप्त वंश के समय भारत आया था, और जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ करते थे, उसी समय जो है चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। लगभग 14 वर्ष तक ये भारत में रुका था। ये लगभग पूरे भारत पर का भ्रमण किया और मध्य देश का इन्होंने खास तौर पर विवरण देने का जो है आपको काम किया था। समझ गए? और फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है वह फुकुची नाम से जाना जाता है। और जितने भी चीनी साहित्य है उसमें भारत के लिए इनतू शब्द का प्रयोग हुआ है, इनतू शब्द का प्रयोग हुआ है। समझ गए? तो आइएगा, यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हाँ, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, सही भी है। समझ गए? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान किसके दरबार में किसके दरबार में आया था? इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के संबंध में विवरण दिया। हाँ, सही बात है, याद रखना जरूरी न है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं सुखी बतलाया। हाँ, यह भी सही बात है, याद रखना जरूरी न है। इसने चीनी सभ्यता एवं संस्कृति को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से सर्वोच्च बताया। नहीं, यह गलत बात है, यही गलत है। आंसर यही हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से किस यात्री ने 518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की? सनयुगन। कौन था? सनयुगन। वैनसोंग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यह जरूरी है, याद रखिएगा। असत्य यानी गलत कथन को चुनना है। वैनसोंग 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला। 1 वर्ष बाद भारतीय राज कपिसा पहुंचा। हाँ, सही बात है। यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया, 15 वर्षों तक भारत में रुका, 645 ईस्वी में वापस चीन चला गया। हाँ, सही बात है, इस बात को याद रखना जरूरी है। वैनसोंग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, याद रखना जरूरी है, परीक्षा में पूछा जाता है। हो से वैनसोंग, हो से हर्षवर्धन। वैनसोंग किस भारतीय शासक के समय भारत की यात्रा? किसके समय? और वैनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था। जब वह अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहां के कुलपति हुआ करते थे आचार्य शिलभद्र। कौन हुआ करते थे? आचार्य शिलभद्र। कौन हुआ करते थे? आचार्य शिलभद्र। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हाँ, सियुकी नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसमें 138 देशों की जानकारी है। हाँ, सियुकी जो है वैनसोंग की रचना है, इसको भी याद रखना जरूरी है। सियुकी किसकी रचना है? वैनसोंग।
इसने हर्ष को समकालीन राजाओं में सबसे क्रूर एवं शोषणकारी सिद्ध किया ना, गलत है ये, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो यहां पर एक बात और याद रख लीजिएगा, वैनसोंग की रचना किस नाम से जानी जाती, वैनसोंग की रचना किस नाम से जानी जाती है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, वैनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शैलभद्र। कौन थे, आचार्य शैलभद्र। चलिए इससे आगे जो है अब मैथ पढ़िए थोड़ा देर, 3 बजे से फिर हम आपके साथ आएंगे, 3 से 5 इतिहास ही चलेगा, और फिर आज रात में जो है 10:30 बजे की जगह 10 बजे शुरू कर देंगे, ठीक है, 10 बजे शुरू कर देंगे। और उसके बाद देखिए कितना दूर तक जा पाते हैं। देखिए हम बोल दिए हैं हम करवाएंगे, आप विश्वास रखिए, चाहे कुछ भी होगा हम करवाएंगे, ठीक है, धैर्य नहीं खोना है महाराज, ठीक है। तो आगे मिलते हैं 3 बजे, थोड़ा देर के लिए मैथ के साथ अपना दिमाग फ्रेश कीजिए। मैथ वाले सर आए जी, मैथ वाले सर आए हैं तो भेजिए ना। चलिए मैथ के साथ मजा लीजिए, हम आते हैं 3 बजे फिर से इतिहास पढ़ेंगे। हाँ खत्म करेंगे आज, आपको क्या लगता है, ज्यादा बजे तक चले आज खत्म होगा। आज जो है, आज टारगेट में हम 2 चीज लिए हुए हैं, 2-3 चीज। एक तो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, ये तो हर सूरत में खत्म होगा, चाहे 4 बज जाए सुबह, उससे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा टारगेट है ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको, और फिर इसके बाद करेंट पे जाएंगे। करेंट आप ऐसे याद कीजिए, ठीक है, जब हम अपना सब्जेक्ट खत्म कर देंगे तब करेंट पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा 3 मूल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कम से कम ये 3 तो खत्म न रहना चाहिए।